स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय के क्रम में मैंने आपको उत्तर भारत के सभी प्राचीन कालीन ऐतिहासिक भूमिका को कंप्लीट किया था। मैं किस किस मुद्दे को कंप्लीट किया था और किन मुद्दों पे आपसे बातचीत करने वाला हूँ, अगर उस पर एक बार हम लोग नजर डालें तो यहाँ हम लोग देखते हैं। सपोज करिए ये मेरा भारत देश है। अगर हम लोग यहाँ के इतिहास को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो मेरी जो लेक्चर चली थी वो लेक्चर में क्या था, वो मैंने आपको ये वाला फेज का सारा हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया था। यानी कि स्टोन एज से लेकर के मैंने पोस्ट गुप्ता पीरियड तक की सारी बातों को बताया था। पोस्ट गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन के बाद मैंने छोटे छोटे राजवंशों के बारे में भी बताया था। सारी कंप्लीट कंटेंट को मैंने प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियो को चाहे तो आप खोल के वहां से पढ़ सकते हैं। आज जो हम लोगों की इतिहास चलेगी वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से लेकर के कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के बीच की जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यहाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिणा पथ या दक्कन का इतिहास। तो आज हम लोगों की कहानी कुछ ये चलेगी। जब ये मैं पढ़ा दूंगा तब मैं आपको यहाँ का इतिहास बताऊंगा, जिसको हम लोग कहते हैं सुदूर दक्षिण का इतिहास, जहाँ हम लोग स्पेशल संगम काल पढ़ेंगे। सुदूर दक्षिण का इतिहास मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो आज जो मैं लेकर के क्लास आया हूँ आपके बीच, अगर उस पर प्रकाश डाला जाए तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, जरा इसको देख लीजिएगा, जरा इसको आप लोग समझते हुए चलिएगा। हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सपोज करिए मेरा दक्षिण वाला क्षेत्र है और यहाँ पे सपोज करिए आप मध्य प्रदेश का एमपी का ये विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। और यहाँ से लेकर के आप यहाँ आइएगा कर्नाटक के तुंगभद्रा तक, यानी कि ये क्षेत्र सपोज करिए तुंगभद्रा नदी तक आइएगा। इसके बीच के इतिहास को हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, अगर उसको हम आपको बताना चाहें तो मैं ये बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 क्षेत्रों को हम ले लेते हैं। एक लेता हूँ मैं महाराष्ट्र का एरिया लेता हूँ, एक लेता हूँ मैं आपके समक्ष ले लेता हूँ कर्नाटका का एरिया ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ मैं आपके सामने ले लेता हूँ आंध्र प्रदेश का एरिया ले लेता हूँ। और ये तुंगभद्रा को मैं थोड़ा इधर कर देता, आंध्र प्रदेश के एरिया को ले लेता हूँ। अगर इसमें समझें हम लोग तो हम लोगों को क्या पढ़ना, आज की जो मेरी क्लास चलेगी वो चलेगी यहाँ के इतिहास में। और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वातापी के चालुक्य के बारे में हम लोगों की सारी बातचीत, चालुक्य वंश के बारे में बातचीत करेंगे। इस वातापी के चालुक्यों की कहानी जैसे खत्म हो जाती है तो यहीं पे एक नवीन राजवंश आ करके यहाँ सत्ता बनाएगा, और वो राजवंश हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट शासकों के बारे में हम लोग पूरी कहानी को जानेंगे। यानी कि इसके बाद देखा जाए तो हम लोग राष्ट्रकूट पढ़ेंगे। फिर इसी जगह पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटों के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग कल्याणी के चालुक्यों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। कल्याणी के चालुक्यों के बारे में हम लोग पूरी बातचीत करेंगे। और उसको पढ़ने के बाद अगर देखा जाए तो जो हम लोगों की अगली क्लास चलेगी, वो अगली क्लास जो चलेगी वो यहाँ से कल्याणी के चालुक्यों के इतिहास के समापन के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ के क्षेत्र पे शासन करेंगे वेगी के चालुक्य। तो हम लोग अपने इतिहास को लेकर कुछ इस तरह से पढ़ते हुए चलेंगे। यानी कि पहला सेक्टर हम लोगों को क्या पढ़ना, पहला पढ़ना है चालुक्य राजवंश के बारे में। तो वहां हम लोग वातापी के चालुक्य पढ़ेंगे, कर्नाटक के बीजापुर जिला। फिर हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट आ जाएंगे कुछ समय के लिए। फिर यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य हम लोग पढ़ लेंगे, और कल्याणी के चालुक्य के बाद देखेंगे तो ये चालुक्य जो थे यहाँ के समाप्त हो जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ आएंगे आंध्र प्रदेश में और वेगी के चालुक्य पढ़ेंगे। इतनी जब चालुक्यों के बारे में हम लोग और राष्ट्रकूट, जब ये इतिहास हम आपको पूरा समझाते हुए चलेंगे, जब ये हम लोग पढ़ लेंगे तब हम आपको यहाँ बताएंगे, यहाँ महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बताएंगे जो हम लोग पढ़ेंगे देवगिरी के यादव वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देवगिरी के यादव वंश के बारे में जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो हम लोगों की क्लास चलेगी, वो फिर हम लोग आ जाएंगे कर्नाटक क्षेत्र पे ही। और कर्नाटक क्षेत्र पे अगली जो हम लोगों की क्लास चलेगी वो चलेगी द्वार समूह के होयसल राजवंश के बारे में, होयसलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको आज हलेविड के नाम से भी जाना जाता है।
तो हम क्या बताएं आपको, हम ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैंने ऊपर के उत्तरी भारत की सारी कहानी बताया। यहाँ जब हम लोग आएंगे, बीच वाला जो क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वत तुंगभद्रा के बीच क्षेत्र, इस बीच वाले क्षेत्र में क्या क्या पढ़ना, पहले पढ़ना वातापी के चालुक्य, फिर पढ़ना राष्ट्रकूट, फिर पढ़ना है कल्याणी के चालुक्य, फिर हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे आंध्रा में वेगी के चालुक्य। जब ये पढ़ लेंगे बीच वाले में, तो बीच ही में हम लोगों को क्या पढ़ना, महाराष्ट्र में यहाँ देवगिरी के यादव पढ़ना। फिर ये खत्म करेंगे हम लोग, तब पढ़ेंगे द्वार समुद्र को होयसल, तो ये कंप्लीट रहेगा। फिर मैं आऊंगा ये जो नीचे वाली हिस्सा है, यहाँ सुदूर दक्षिण वाले भाग पे हम अपनी कहानी को बताएंगे। तो बिना देर किए मैं अपनी क्लास को जारी करता हूँ। आज की जो मेरी क्लास चलेगी वो वातापी के चालुक्य के क्लास के साथ पूरी लगे रहिएगा, पूरी नियमितता के साथ लगे रहिए। नोटबुक को अवेलेबल बनाते हुए चलिए आप, और सारे कंटेंट को देखते हुए चलिए, नोटबुक बनाते हुए चलिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा आपसे अपील होगा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, क्योंकि आप लोग अगर साथ सहयोग देंगे तो मैं पूरी कंटेंट को गुणवत्तापूर्ण लेके आप लोगों के बीच उपलब्ध होता रहूंगा। तो मैं बिना देर किए चलता हूं अपनी क्लास का संचालन करने, और हम लोगों की जो चलेगी वो है वातापी के चालुक्यों के बारे में सारी बातचीत आपसे करते हैं। जो इसमें वातापी के चालुक्य हैं, इन वातापी के चालुक्यों को अगर देखा जाए तो लगभग 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर के 8वीं शताब्दी के मध्य तक की इतिहास इन लोगों के बारे में दिखाई देता है। वातापी के चालुक्य, वैसे मैंने अभी सारी कुछ बातें आपको बताया, अभी ये चालुक्य नरेश जो आएंगे एक फेज में और करके आगे चल के आते हैं। बहरहाल अभी जो 6ठी से 8वीं शताब्दी के मध्य के वातापी के चालुक्य हैं, इन वातापी के चालुक्यों की कहानी अगर देखा जाए तो कोई बहुत ही रोचकदार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हर राजाओं के समय नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ चालुक्य शासकों में कुछ चालुक्य नरेश ऐसे आए हैं जो वास्तव में वातापी के चालुक्य की गौरव गाथा को एक ऐतिहासिक स्वरूप देने का काम किया है। इसमें कोई निसंदेह नहीं है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अगर वातापी के चालुक्यों के शासकों के बारे में देखा जाए स्पेशल, तो जो प्रमाणिक ज्ञान सबसे अकाट्य प्रमाणिक ज्ञान देता है वो देता है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। याद करिए, जब मैंने आपको बताया था, स्पेशल हर्ष भी बताते समय बताया था, तो हमने उस समय बताया था ये पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है, इस ऐहोल अभिलेख को लिखने का या रचित करने का जो श्रेय जाता है वो इसी के राज दरबार में उपस्थित कवि जो था वो रवि कीर्ति था। उस रवि कीर्ति की लिखी हुई ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल से संबंध रखता है, ये एकमात्र ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य है जो स्पेशल वातापी के चालुक्यों के बारे में जानकारी प्रदान करने का काम करता है। वैसे वो चालुक्यों के बारे में अगर 6ठी से 8वीं के चालुक्यों को देखा जाए तो कोई अभिलेखीय साक्ष्यों का बहुत विस्तृत प्रमाण नहीं इतिहास के माध्यम से मिल पाता। पहला इसमें जो शासक आता है जो ऐतिहासिक रूप को धारण करता है उसका नाम बताया जाता है जय सिंह, और इस जय सिंह शासक के बारे में पूरा जो अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वो कैरा ताम्रलेखीय अभिलेख के मुताबिक इस बात को बताया जाता है कि जय सिंह जो था वो पहला ऐतिहासिक शासक के रूप में आता। जय सिंह के बाद अगर देखा जाए तो इसी का पुत्र था जो उत्तराधिकार के रूप में वातापी चालुक्यों की गद्दी पर बैठने का काम करता है, और उसका नाम बताया जाता है रणराग था, और इसने एक उपाधि भी धारण किया था जो रणराग सिंह की उपाधि बताई जाती है। यानी कि रणराग जो था जय सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था, जिसने रणराग की उपाधि को धारण करके वातापी के चालुक्यों की गद्दी को संभालने का काम किया था। रणराग के बाद अगर देखा जाए तो जो उत्तराधिकार के रूप में आता है वो रणराग का पुत्र आता है, और उसका नाम बताया जाता है पुलकेशिन प्रथम बताया जाता है, जो 550 से लगभग 556 ईस्वी के आसपास तक शासन किया था। बहुत ज्यादा तथ्यों का और इन समय के डेटों के बारे में अलग अलग किताबों के हिसाब से अलग अलग डेट निर्धारित किए गए, तो यहाँ के डेटों को कोई बहुत ज्यादा आपको लेकर के नहीं चलना। हाँ, कुछ ऐसे डेट हैं जो अभी मैं बताऊंगा जो प्रमाणित होंगे, उसको याद करना आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी जरूरी होगा।
तो मैं उन मुद्दों पे आपसे बातचीत करता चलूंगा। जो रणराज था इसका पुत्र और उत्तराधिकारी जो आता है पुलकेशिन प्रथम, ये माना जाता है कि पहला प्रतापी शासक के रूप में चालुक्यों की सत्ता का संचालन करता हुआ था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे ये गद्दी पे बैठता है तो इसने रण विक्रम, धर्म महाराज, पृथ्वी बल्लभ राज और राज सिंह जैसे उपाधि को धारण किया। साथ ही साथ इतिहास के मुताबिक इस बात को भी बताया जाता है कि वातापी के चालुक्यों के शासन सत्ता के दौरान आए हुए समस्त राजाओं में पहला ऐसा राजा आता है जो अपने शक्ति संपन्नता का परिचय देते हुए उसने अश्वमेध वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करवाया था। यानी कि अश्वमेध वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करवाने वाला पहला वातापी का चालुक्य शासक जो था वो आता है, उसका नाम बताया जाता है पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकार के रूप में आता है जिसका नाम कीर्तिवर्मन प्रथम बताया जाता है। और कीर्तिवर्मन प्रथम चालुक्य शासकों का एक ऐसा बादशाह होकर के आता है जिसके बारे में काफी ज्यादा चालुक्य साम्राज्य के या राज्य के विस्तार को देखा जाता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसने मगध पर, अंग पर, कलिंग पर, पांड्य पर ऐसे तमाम सारे राज्यों को विजित करने का श्रेय कीर्तिवर्मन प्रथम को दिया जाता है। और ये छोटी सी बुनियादी भरी राज्य को कहीं न कहीं साम्राज्य में तब्दील करने की कोशिश करता है। इसके शासन काल को अगर देखा जाए तो लगभग संभवतः माना जाता है कि 566 से 97 तक इसने शासन की बागडोर को संचालित किया था। कीर्तिवर्मन प्रथम के बाद इसका भाई आता है जो उत्तराधिकार के रूप में आता है और उसका नाम बताया जाता है मंगलेश, जो 97 से 609 तक शासन की बागडोर को संभाला। मंगलेश कोई बहुत ज्यादा उपलब्धि इतिहास के मुताबिक नहीं दे पाया, जिसकी कथा कहानी प्रवचन सुनाने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई ऐसी भ्रांतियां भरी कहानियों को लेकर के एग्जामिनर पूछने वाला नहीं होता, इसलिए इन सारे मुद्दों को जानना, समझना या सुनना शायद सुनने में ही बस अच्छा रहेगा। आपको कंपटीशन में दिए गए सवालों को अगर जवाब देना है तो संभवतः तथ्यों के बौछार को लेकर के कुछ बातों को ऐसे रिपीटेट करते हुए, ट्रेडिशनल बातों को सीखते हुए आगे चले जाना चाहिए। मंगलेश जो था इसकी हत्या कर दिया पुलकेशिन द्वितीय ने, इसकी हत्या कर देता है। और पुलकेशिन द्वितीय जैसे इसकी हत्या कर देता है इसलिए करता है क्योंकि इसके ऊपर इल्जामात लगाता है, और वो इल्जामात ये था कि ये शासन की बागडोर को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने में असमर्थ था। यही कारण है कि पुलकेशिन द्वितीय इसकी हत्या कर देता है और मंगलेश के मर जाने के बाद जो उसका भतीजा पुलकेशिन द्वितीय था वो उत्तराधिकार के रूप में आता है और लगभग 609 से 643 तक शासन की बागडोर को संचालित करने का काम किया था। उपाधि जो धारण किया था सत्याश्रय की उपाधि धारण किया और श्री पृथ्वी बल्लभ की उपाधि धारण किया, साथ ही साथ महाराज की उपाधि से भी इसने अपने आप को सुशोभित किया था। गद्दी पे बैठने के बाद ऐसा बताया जाता है कि इसने गंगा राज्य हुआ, कोंकण क्षेत्र हुआ, लाट क्षेत्र हुआ या मालवा क्षेत्र हुआ, या कह सकते हैं त्रिपक्षीय संघर्षों में आए हुए जो त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर जो क्षेत्र थे, जो गुर्जर प्रतिहार त्रिपक्षीय संघर्ष में गए थे, उन गुर्जर राज्यों को जीतने की इसने कोशिश किया था। उन गुर्जर क्षेत्रों को यानी गुर्जर राज्य को जीतने की काबिलियत रखा था, यानी ऐसे तमाम सारे छोटे छोटे राज्यों पे अपना एकाधिकार करने की कोशिश करने में इसने तनिक सा भी देरी नहीं लगाया। बताया जाता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय था ये वही पुलकेशिन द्वितीय है जो नर्मदा नदी के तट पे गुप्तोत्तर काल की शक्तिशाली एक वर्धन साम्राज्य का बादशाह हर्षवर्धन, जो उत्तर भारत में अपनी चमकती हुई सत्ता को स्थापित करके दक्षिण अभियान की कोशिश कर रहा था, उस हर्षवर्धन जैसे एक शक्तिशाली शासक को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पे अपदस्थ कर दिया, जिसकी पूरी कहानी मैंने हर्षवर्धन पढ़ाते समय बताया था। और बताया था कि इसके बारे में जितनी सारी जानकारी उपलब्ध होती है वो सारी की सारी जानकारी देने का श्रेय पुलकेशिन द्वितीय की ही दरबारी कवि जो रवि कीर्ति आता है उसी के ऐहोल अभिलेख में इन सारे तथ्यों का बौछार किया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय जो था ये पुलकेशिन द्वितीय हर्ष की सेना को तो अपदस्थ कर देता है,
लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी एक ताकतवर सत्ता को अगर आप हतोत्साहित कर देते हैं तो सारी सत्ताएं आपसे हतोत्साहित ही होंगी। ये कदापि संभव नहीं है। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अगर आप किसी से बलवान साबित होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप दूसरे से संग्राम छेड़ते हैं तो वहां भी आप विजेता या बलवान ही साबित होंगे। यही काम कहीं न कहीं यहाँ पुलकेशिन द्वितीय के समक्ष हम लोगों को इतिहास के नजर से दिखाई देता है। ये वो पुलकेशिन द्वितीय है जो अपनी राज्य को साम्राज्य में कन्वर्ट कर रहा है। ये वो पुलकेशिन द्वितीय है जो इतिहास की पृष्ठभूमि को एक बुनियादी स्तर को पूरी विस्तारित करने का श्रेय दिया था। ये वो पुलकेशिन द्वितीय है जो हर्ष की सेना को अपदस्थ करने की ताकत रखता था। इतने बड़े ताकतवर और बलवान बादशाह के साथ जैसे संग्राम होता है पल्लव शासक के साथ, तो पल्लव शासक बताया जाता है एक रिसोर्सेज के अनुसार कि पल्लव शासक जो था वो इसको अपदस्थ ही नहीं करता है बल्कि रण युद्ध में ही इसको मार देने का काम करता है। और वो वीरता दिखाने का जो काम किया था वो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम था। बताया जाता है कि ये नरसिंह वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय की सेना को अपदस्थ कर देता है। न ही अपदस्थ करता है बल्कि यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय की जिंदगी की भी समापन हो जाती है, सदा सदा के लिए सो जाता है। ऐसा कुछ कहानी बताने का काम जो करता है वो कौन करता है, वो बताया जाता है कि इन सारे रिसोर्सेज के बारे में जो हम लोगों को मिलती है जानकारी, वो रिसोर्सेज हम लोगों को तमाम सारे अभिलेखीय और साहित्यिक स्रोतों के मुताबिक भी बताए जाने की काम किया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय को जैसे ही अगर देखा जाए नरसिंह वर्मन ने जैसे पुलकेशिन द्वितीय को अपदस्थ करता है, चूंकि वातापी का वो शासक था। यही कारण है कि वातापी के शासक को पराजित करके नरसिंह वर्मन ने वातापी कोण की उपाधि को भी धारण किया था। और इसके अपदस्थ होने के बाद आप इस बात को याद रखिएगा कि कई सालों तक इतिहास जो था वो इतिहास इन वातापी के चालुक्यों का अंधेरामय हो गया, अंधकार में चला गया। पता ही नहीं चला कि अब शासन की बागडोर को संचालित कौन करेगा। बादशाह तो थे, सत्ता को संचालित नहीं कर पाते थे क्योंकि बड़ी सी बड़ी ताकतवर को भी अपदस्थ कर देने की बात काम किया गया था। इसीलिए कुछ दिनों के अंधकारमय इतिहास के बाद अगर देखा जाए तो इसी नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय का, यहाँ जो पुलकेशिन द्वितीय चल रहा था, इसी पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र आता है, उत्तराधिकार के रूप में आता है। उसका नाम बताया जाता है विक्रमादित्य। लगभग ये 654 से गद्दी पे बैठ रहा है और 43 में ये जा रहा है। 43 से लेकर के लगभग 54 के बीच का जो इतिहास था वो अंधेरामय हो चुका था, क्योंकि वातापी के चालुक्यों के पास कोई ऐसी बादशाह थे ही नहीं जो उनकी सत्ता की बागडोर को लेकर के अग्रसित हो। यही कारण है कि इनकी इतिहास कुछ समय के लिए खत्म तो होती है और अगला बादशाह के रूप में जब आता है तो विक्रमादित्य आता है, जो पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र के साथ साथ उत्तराधिकार के रूप में भी आया। ये विक्रमादित्य जब गद्दी पे बैठता है, जिसने चोल, पांड्य और केरल जैसे तमाम सारे राज्यों को अपदस्थ कर दिया। इतना ही नहीं किया, इसने वो वीरता दिखाने की काम की थी जो पल्लव शासक इसके पिता के साथ अत्याचार किए थे, जो पल्लव शासक इसके पिता पुलकेशिन द्वितीय को अपदस्थ किए थे, जो पल्लव शासक वातापी के चालुक्यों के इतिहास को कुछ समय के लिए अंधकार में डाल दिए थे। उन पल्लव शासकों की सीधे राजधानी को ही अपने कब्जा में ले लेता। यानी कि विक्रमादित्य जो था ये पल्लव क्षेत्र के आने वाली जो राजधानी काशी थी, इस काशी पे अपना अधिकार कर लेता। लेकिन पल्लवों की इस अपदस्थता से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि चालुक्यों की गौरव गाथा इतनी बढ़ गई कि पल्लव शासक जो थे वो समाप्त हो गए। ये कहना किंचित मात्र सत्य नहीं होगा, क्योंकि पल्लवों की अपदस्थता जो थी वो कहीं न कहीं पल्लवों को एक तरह से सीख दिया और पल्लव शासकों ने उस सीख का ही फायदा लेने के बाद दोबारा अटैक करते हैं चालुक्य नरेशों पे। और दोबारा जब अटैक करते हैं चालुक्य नरेशों पे तो जो ये विक्रमादित्य थे, जो ये विक्रमादित्य प्रथम है, इस अंतिम समय तक जाते जाते इन पल्लव शासकों से पराजित हो जाता। और विक्रमादित्य के अपदस्थ होने के बाद कोई ऐसा वातापी का चालुक्य बादशाह नहीं आ रहा है
जो इनके इतिहास को उठाए और इनकी साम्राज्य को विस्तारित कर पाए। बहुतों सारे शासक छोटे छोटे करके बहुतों सारे शासक आए, लेकिन किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी, किसी के अंदर इतनी सैन्य कुशलता नहीं थी, किसी भी के अंदर इतनी ज्यादा प्रबलता नहीं भरी थी कि वो अपने साम्राज्य हित के लिए कुछ विस्तारित गतिविधियों का पालन कर पाए। यही कारण है कि इसके मरने के बाद विनयादित्य आता, विजयादित्य आता, विक्रमादित्य द्वितीय आता और तमाम ऐसे बादशाह चलते चले आए। उन तमाम बादशाहों में एक बादशाह जो है वो आता है, वो बादशाह आता है कीर्तिवर्मन द्वितीय। ये वो कीर्तिवर्मन द्वितीय है जिस कीर्तिवर्मन द्वितीय के समय अगर देखा जाए तो वातापी के चालुक्यों के इतिहास जो है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि जब कीर्तिवर्मन द्वितीय की शासनकाल चल रही थी तो उसी के समय जो राष्ट्रकूट, उसी के समय अगर देखा जाए तो चालुक्यों का जो सामंत था एक दंती दुर्ग नामक व्यक्ति को बताया जाता है, और वो दंती दुर्ग जो था वो अपदस्थ कर देता है कीर्तिवर्मन को, और कीर्तिवर्मन को अपदस्थ करने के बाद ऐसा बताया जाता है कि उसने एक नवीन राजवंश की स्थापना किया था जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रकूट राजवंश। यानी कि वातापी के चालुक्य, अभी मैंने समझाया भी कि वातापी के चालुक्य आए, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए देखा जाए तो राष्ट्रकूट आ गए, फिर आ रहे हैं कौन, वेगी के चालुक्य आ रहे, कल्याणी के चालुक्य आ रहे, ऐसे कुछ करके दक्कन क्षेत्र का इतिहास चल रहा। तो जो वातापी के चालुक्य थे ना, वातापी के चालुक्य यानी कि कर्नाटक क्षेत्र पर रहने वाले बीजापुर जिले से संबंध रखने वाले जो चालुक्य शासक थे, इन चालुक्यों के इतिहास अगर देखा जाए तो लगभग समापन की स्थिति में आ गई। और ये जो दंती दुर्ग था, ये दंती दुर्ग एक नवीन साम्राज्य की स्थापना कर रहा है, नवीन वंश की स्थापना कर रहा है, और वो नवीन वंश जो है वो राष्ट्रकूट वंश आता है, जिस वंश के बारे में सारी जानकारी देने का काम जो करता है वो समनगढ़ अभिलेख के माध्यम से बताया जाता है। ये समनगढ़ जो अभिलेख है, इस समनगढ़ अभिलेख के माध्यम से बताया जाता है कि दंती दुर्ग जो था वह तापी के चालुक्यों को अपदस्थ ही नहीं करता बल्कि उनकी सत्ता को ही समाप्त कर देता है और नवीन राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करता है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूटों की कहानी शुरू हो जाती है। इतनी सारी बातों को आप पूरी गहनता पूर्वक याद करते चलिएगा। इन सारी बातों को चाहें तो आप टेस्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटबुक को साथ साथ बनाते चलिएगा। पूरी विधिवत और गहनता पूर्व मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ नोटबुक। जहां तक मेरी क्षमता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को उपलब्ध करवाऊँ ताकि आपकी भावी प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारे माध्यम से ना हो। बाकी आप चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो थोड़ा मेरा भी सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग मेरी मनोबल को नहीं बढ़ाएंगे तो संभवतः मैं उतनी रोमांटिक स्तर पे उतनी कंटेंट को लेकर के गुणवत्तापूर्ण आने में असमर्थ हो जाऊंगा। और इसलिए नहीं होंगे कि मैं देना नहीं चाहूंगा या कोई और बात है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम करने के लिए लगन चाहिए, और लगन जो होती है वो लोगों के सपोर्ट से, या अगर आप हमें प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे और मैं प्रोत्साहित होता चला जाऊंगा तो निस्संदेह मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के साथ आपसे जुड़ा रहूंगा और आपको आपके भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के समाधान में आने वाले जीएस जीके जैसे मुद्दों पे स्टार जीएस यूट्यूब चैनल आपके साथ मिला रहेगा, जुड़ा रहेगा और पूरी तत्परता के साथ। तो आप इन सारे मुद्दों को क्या करें, नोट करते हुए चलें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा। बाकी मैं मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ जिसमें हम पढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रकूटों के बारे में। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।